हाँ भाई, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके बारे में समझते हैं। देन एवरेज वैल्यूज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और उनका रिलेशन। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी और लास्ट में रहेगा ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले पोजीशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या? चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर मेजरमेंट और टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने चूज कर लिया, देन वी कैन डिफाइन पोजीशन। बराबर। तो पोजीशन ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा रिलेटिव टर्म है। पोजीशन या फिर रेस्ट ये कैसा टर्म है? रिलेटिव। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल और दूसरा रहेगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का और एक नाम है, इनर्शियल का और एक नाम है क्या? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड और ये रहेगा मेरा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया तो मैं पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। बराबर ना। डिस्टेंस रहेगा मेरा टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। किसके बीच में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। एक स्केलर है तो एक वेक्टर है। डिस्टेंस रहेगा मेरा स्केलर, ये क्या है? मेरा वेक्टर है। बराबर ना। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव। जीरो कब होगा? जब रेस्ट पे होगा, तो डिस्टेंस ले ही नहीं सकते उस केस में। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव। अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखना, हम शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन निकाल लो और उसको मेजर कर लो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो दिस इज रिगार्डिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आएगा मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Now what about average acceleration? So average acceleration is nothing but the change in velocity divided by time. कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? ये दोनों वेक्टर है। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर है। व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? दूसरी चीज, ये फॉर्मूले दिखते बहुत इजी है, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नीट एग्जाम में भी मिलेंगे, जेडब्ल्यू एग्जाम में भी मिलेंगे, मेंस पे और सीडी एग्जाम में भी मिलेंगे। बाप रे! यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दो चीजें हो सकती है। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अलग अलग वेलोसिटी से, या फिर सेम वेलोसिटी से अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये दो वैरायटी है। और जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, तो बहुत बार मोस्टली हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विच इज नॉट करेक्ट। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये पॉसिबल कब है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी के साथ जब कवर कर रहा है, तब आप लोगों को ये वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन इक्वल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी के साथ कवर करेगा तो वहां पे आप लोगों को हार्मोनिक मीन मिलेगा। याद रखता है ये चीज। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस आया वर्ड तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा। बराबर ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मुझे मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, दैट इज नथिंग बट द लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ds बाय dt, ds बाय dt। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेक्टर है। अगर मैं इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो आप लोगों को मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये बनेगा मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी मेरी? कांस्टेंट रहेगी। अगर ये वाला वर्ड आता है यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती,
और इसीलिए एक्सेलरेशन भी मेरा 0 नहीं होता। तो सवाल को ध्यान से पढ़ने का है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ऐसा दिया है या फिर यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगा 0। क्लियर। नेक्स्ट, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और यहां पे मेरे पास 3 इक्वेशन आते हैं। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे v u a क्या है, u होगा मेरा इनिशियल वेलोसिटी, v होगा मेरा फाइनल वेलोसिटी, a रहेगा मेरा एक्सेलरेशन, s रहेगा डिस्प्लेसमेंट। s का एक्चुअल नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहां पे वर्ड ही यूज करते हैं डिस्टेंस, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में हम डिस्टेंस यूज नहीं करते। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें हैं, बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, u इज इक्वल टू 0, अप्लाइज ब्रेक्स या फिर कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूं, रुकाने की कोशिश कर रहा हूं, तब एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को यूज करने हैं क्वेश्चन में। और एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, Sn इज इक्वल टू u प्लस a इन ब्रैकेट n माइनस 1/। ये भी वैरायटी याद रखना, इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये काइनेमेटिक के इक्वेशंस है, ये सारे वेक्टर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहेगा साइन कन्वेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में रहेगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसके किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, और तीसरा रहेगा एक्सेलरेशन। तीसरा रहेगा एक्सेलरेशन। अब ये साइन कन्वेंशन लगाने के लिए आप लोगों को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा। क्या होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या बनेगा अपना, ओरिजिन, बराबर। जहां से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या फिर रिलीज कर रहे हैं वो पॉइंट बन जाएगा मेरा ओरिजिन, और सारे मेजरमेंट हम कहां से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी अपवर्ड होगी, इसका मतलब पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जब होगा तब रहेगा वो नेगेटिव। डाउनवर्ड जब रहेगा तब नेगेटिव। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव, पॉजिटिव कब होगा, अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर अगर हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव कब रहेगा, बिलो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अगर नीचे रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। तीसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बराबर ना। और हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले रहे तो एक्सेलरेशन हमेशा अपना यहाँ पे -g होगा। एक्सेलरेशन हमेशा अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे -g होना चाहिए। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पे एक सिंपल वाला कर लेते हैं। अगर मैं ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर फेंकने के लिए इनिशियल वेलोसिटी लगेगी, बराबर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये बनेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला पार्ट बनेगा, तो मतलब ये ओरिजिन हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। और ये मान के चलो कि ये मैक्सिमम हाइट तक गया, ये कहां पे गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, तो ये हाइट पॉजिटिव आएगी या निगेटिव। एक्सेलरेशन वो हमेशा निगेटिव रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव रहेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। अब कुछ चीजें, एट मैक्सिमम हाइट, ये सारे वर्ड्स ढूंढने हमें क्वेश्चन में। अगर ये वाला वर्ड आता है एट मैक्सिमम हाइट, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने के लिए लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब मुझे बताना ये चीज, एयर रेजिस्टेंस, जब मैं एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूं तब ये पॉसिबल नहीं है। व्हेन आई एम कंसीडरिंग द एयर रेजिस्टेंस, तो ये है विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ये बिना एयर रेजिस्टेंस का है। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूं तो सिंपल वाला फंडा है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा कब लगता है, जब वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब मान के चलो कि मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी।
मतलब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम लगेगा। एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। रेजिस्टेंस कम लग रहा है मतलब ये हाइट भी ज्यादा कवर करेगा फॉर अ पर्टिकुलर हाइट। तो टाइम ऑफ असेंट, तो टाइम ऑफ असेंट आ गया। अब जब मैक्सिमम हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो नीचे आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन विथ एयर रेजिस्टेंस, विथ एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, सो ट्वाइस टी। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगेन आई एम निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, मैं एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे बताना और एक चीज, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मेरा जी भी नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस भी नीचे लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस ए। जब ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ रहा है तो जी तो नीचे ही लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा। तो इस केस में ये आ जाएगा जी माइनस ए और ये आ जाएगा यहाँ पे जी प्लस ए। याद रखना ये चीज, क्लियर है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिला। नेक्स्ट, और एक वर्ड, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड। ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये सारे वर्ड्स ढूंढने होते हैं क्वेश्चन पे और उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। तो हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो यह यहाँ पे वही बात कर रहा था एयर रेजिस्टेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो क्या क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव एच, बराबर ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव एच। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट, फ्रॉम सम हाइट। अब उस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, जीरो, और रिटर्न वेलोसिटी कितनी होगी जब वो वापस आएगा जमीन पे, फर्स्ट केस में नेगेटिव ऑफ यू। वेलोसिटी बिफोर एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जीरो। एक चीज, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो कितना रहेगा, v इज इक्वल टू माइनस, v इज इक्वल टू माइनस यू। अब देखना, ऑब्जेक्ट मैं नीचे छोड़ रहा हूं तब उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, माइनस एच, फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, माइनस। सारी चीजें इक्वेशन में डालोगे तो आप लोगों को मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। फॉर एग्जांपल, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है, माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये तो माइनस जी रहेगा, बराबर, माइनस माइनस प्लस, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये देखो वापस आ गया। दूसरा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर यहाँ पे भी डालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, 2 माइनस जी माइनस एच। तो आप लोग देख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। आ रहा है समझ में, यहां से आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तीसरा केस है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ टावर विथ सर्टेन वेलोसिटी। ये हाइट ऑफ टावर है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, पहले इस मोशन को समझ लो। अगर आपको डायरेक्ट टोटल टाइम निकालना है, अगर आपको डायरेक्ट टोटल टाइम निकालना है तो ये वाला लगा दो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, माइनस एच। s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, ये इक्वेशन बन जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर। अगर टोटल टाइम पूछा गया, अब मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूं, यहां से यहां तक जाने के लिए ये टाइम ऑफ असेंट, यहां से यहां तक आने के लिए, मतलब इस लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी माइनस यू, बराबर ना। मोशन को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। क्लियर है। ये एक सवाल हो सकता है, या फिर दूसरा सवाल, कोई आदमी ब्रिज पे खड़ा है और ब्रिज से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है और नीचे पानी में गिर रहा है, तो सवाल पूछा जाएगा फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड, या फिर फाइनल वेलोसिटी, साउंड, मिक्स कॉन्सेप्ट में आता है। दूसरा रहेगा, एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, नीचे से दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका गया, कोलाइड करेंगे, टाइम कितना लगेगा। आया समझ में। तो ये 3 केसेस है, आप लोगों को याद रखना है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और 2 केसेस भी बना सकते हैं इसमें। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई, साइन कन्वेंशन क्लियर है। आगे बढ़े। हम यहाँ पे बात कर रहे थे एयर रेजिस्टेंस के बारे में। व्हेन द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो एयर रेजिस्टेंस
नीचे लगता है तो नेट एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा g प्लस ए, और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा तो g प्लस ए। क्लियर है? तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट रीच और टाइम ऑफ असेंट u डिवाइडेड बाय g प्लस ए। सिमिलरली बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे g तो नीचे ही लग रहा है लेकिन एयर रेजिस्टेंस अपोजिट में लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा, तो नेट एक्सेलरेशन आएगा g माइनस ए, और टाइम ऑफ डिसेंट मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g माइनस ए, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था। टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए कम समय लगता है, ऑन द अदर हैंड नीचे आने के लिए ज्यादा समय लगेगा if we are considering the air resistance. Next, now the variable acceleration. Variable acceleration आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जा रहा है x इज इक्वल टू at स्क्वायर क्यूब प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस टी, और बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बराबर ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बन जाएगा dx बाई dt आ जाएगा, तो ये 3at स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और दूसरा रहेगा d2x बाई dt स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 6at प्लस 4t। तो आप लोग देख सकते हो आगे ये जो एक्सेलरेशन है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के जो सवाल है तो ये मोस्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ही सवाल रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आ ही गए तो एक चीज समझ लेते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt। 3 पैरामीटर्स है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और पूछा जा रहा है वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, बराबर। अगर वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन वेलोसिटी दी है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो उस केस में क्या करना है, मतलब अगर मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूं यहाँ पे तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, याद रख लो ये चीज। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ द ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल स्टडी सीखने के लिए 2 ही चीजें रहेंगी इसमें, एक रहेगा स्लोप, दूसरा रहेगा एरिया अंडर कर्व। ग्राफिकल स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले स्लोप और एरिया अंडर कर्व देखना पड़ेगा। स्लोप का मतलब जो हमने सीखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमने सीखा था, बराबर। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को हम लिख सकते हैं dy बाय dx, इसी को हम लिख सकते हैं tan थीटा, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा, स्लोप का मतलब। और एक रहेगा स्लोप इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। स्लोप का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दूं तो इसका स्लोप क्या रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रहेगा डेल्टा x बाय डेल्टा टी, बराबर ना। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी, पहले समझ लो। तो स्लोप एक तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है, इन सारे तरीकों से कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ क्वांटिटी पूछी जा रही है तो उस केस में ये फॉर्मूला लगा देना, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे कौन है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड, वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस दिया जाता तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट दिया जाता तो वेलोसिटी। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप लोगों को स्लोप मिलेगा एक्सेलरेशन, सो डेल्टा v बाय डेल्टा टी। दूसरी चीज, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि स्लोप पॉजिटिव किसका है, स्लोप नेगेटिव किसका है, तो आप लोगों को करना क्या है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट किस तरह से वो देखना है। अगर टेंजेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, टेंजेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो तो 0, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो तो 0 स्लोप। तो ये लॉजिक है, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हुआ स्लोप के बारे में। अगला रहेगा अपना एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, तो ये होता है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू एक्चुअल ग्राफिकल एरिया। और जो भी ग्राफ दिया जा रहा है, उस ग्राफ को आप लोगों को तोड़ना है। किस में तोड़ना है, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम का पता नहीं है, बराबर, ट्रैपेजियम का भी पता नहीं है, गरीब है हम बचपन से। अरे काहीतरी चांगलं कर जीवनात। मुझे क्या पता है, ट्रायंगल का पता है और रेक्टेंगल का पता है। ट्रायंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का रहेगा L इंटू बी, बराबर ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर लो प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर लो। क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। चलो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्वांटिटी कौन है? v, एक्स एक्सिस पे कौन है? t। व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता हूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता हूं, तो इसका एरिया क्या आएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है? सो दिस इज द फंडामेंटल। अब दूसरी चीज है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से ग्राफ दे दूं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये ग्राफ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट पे है। अगर मैं ये वाला ग्राफ दे दूं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर ना, स्लोप मेरा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये वाला दे दूं, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ पॉसिबल है तो क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट नहीं है ना, तो कौन सा इक्वेशन? तो ये इंटरप्रिटेशन समझना पॉसिबल है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक टाइम में दो पोजीशंस पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ये वाला देता, ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम, हाँ, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कितना? 0। एक्सेलरेशन आएगा अपना 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी है 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, बराबर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं कुछ इस तरह से देता, हाँ, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हर जगह पे स्लोप चेंज होगा। अगर स्लोप चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे।